So, hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature, and welcome to yet another lecture. So, in this video, we are going to study William Wordsworth. And before I begin this lecture, if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe so that I can be motivated and bring more good videos for you. और if you want to join my Telegram channel, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अब देखो, ये हम लोग JKPSC के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 5 या 6 टोटल यूनिट्स हैं और सारे यूनिट पे एक एक करके हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बट स्टिल व्यूज़ बहुत कम आ रहा है. अगर इतने कम व्यूज़ आएंगे तो देयर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग वीडियोस, है ना, क्योंकि JKPSC के सिलेबस के साथ साथ ये BPSC TRE4 के सिलेबस को भी अलाइन करता है, जो क्योंकि वहाँ भी लेक्चरशिप के लिए एग्जाम होने वाला है और बिहार में भी TRE4 में लेक्चरशिप के लिए एग्जाम होने वाला है, और दोनों के सिलेबस लिटरेचर का ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो अगर आप BPSC TRE4 की तैयारी कर रहे हो या फिर JKPSC की तैयारी कर रहे हो, है ना, यूजुअली हमने JKPSC के ही सिलेबस को उठाया है, लेकिन JKPSC के सिलेबस को प्रिसाइज कर दी गई है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा कोई सिलेबस दिया ही नहीं है. तो ऑलमोस्ट दोनों के सिलेबस सिमिलर हैं, और जैसे ही हम लोग हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से शुरुआत किए थे और उसी तरीके से हम लोग पोइट्री के सेक्शन को देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों ही सिलेबस को अलाइन करता है. फिर भी अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो फिर व्हाट्स इन पॉइंट ऑफ मेकिंग वीडियोस, है ना. फिर मैं नीचे पे चला जाऊंगा, फिर मैं फिलोसफी पे चला जाऊंगा, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है. इसमें आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, फिर भी आप लोग व्यूज नहीं दे रहे हो. बट एनीवे, विदाउट एनी फर्दर डिले, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर विलियम वर्ड्सवर्थ का. विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, ही इज अ मेजर फिगर इन रोमांटिक एज, है ना. ये देखो मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. दिस इज माई ईमेल एड्रेस, यू कैन ईमेल मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज. दिस इज माई वेबसाइट विच इज नॉट पब्लिश्ड इट येट, और दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर. अगर आपको UGC नेट की क्लासेस लेने हैं, है ना, जिसका सिर्फ 6000 है, आप नेट पे जाके देख लो, इतना कम फी किसी का नहीं है, ओनली 6000 फी है. एंड थरली हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको नवंबर तक, और एवरी वीक सैटरडे को एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, जो कि टेस्ट सीरीज की तरह होगा, और जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से टेस्ट होगा. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, यू कैन जस्ट ईमेल मी, है ना. आप मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो, पर्सनली भी कॉल कर सकते हो, या फिर आप ईमेल कर सकते हो. और फर्दर जानकारी के लिए उसके लिए भी आप टेक्स्ट कर सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पे. वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1770 एंड ही डाइड इन 1850. देखो, वर्ड्सवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो है वो लिटरेचर को, खासकर पोइट्री की जब बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू पोइट्री, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री, अ न्यू काइंड ऑफ पोइट्री, अ न्यू वेव ऑफ पोइट्री, तो वर्ड्सवर्थ का नाम सबसे ऊपर आता है. क्योंकि लोग न्यू क्लासिकल राइटिंग से, है ना, बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे, बॉर्डम फील करते थे, क्योंकि न्यू क्लासिकल एक प्रिसाइज वे में पोइट्री लिखता था. न्यू क्लासिकल के जितने भी राइटर्स थे, या रेस्टोरेशन एज के जितने भी राइटर्स थे, वो लोग प्रिसाइज, है ना, पोइट्री लिखते थे, लेकिन उससे लोग बहुत ऊब चुके थे. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया? विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1800 में एक प्रीफेस ऐड किया था अपने वर्क में लिरिकल बैलेट्स के ऊपर, जिसमें उसने बोला कि आई एम डूइंग ए थॉट एक्सपेरिमेंट, है ना. ही वाज डूइंग अ थॉट एक्सपेरिमेंट थ्रू विच ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री ये लिख रहे हैं, कि क्या लोगों में एक्सेप्टेबल होगा. दैट वॉज द फर्स्ट मोटिव, है ना. खैर, हम लोग आगे चलेंगे और डिटेल्स में बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में. ही इज द most pivotal, most important figure in the history of English literature, primarily recognized as a co-founder with S.T. Collins. जब हम रोमांटिक एज की बात करते हैं तो S.T. Collins और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों साथ साथ आता है, बिकॉज दे बोथ, है ना, वर्क टुगेदर एंड दे बोथ पब्लिश देयर फर्स्ट बुक एज अ फर्स्ट पोइट्री बुक, जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स, है ना. इसकी शुरुआत, और कह सकते हैं कि लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन से ही रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है ना. नाउ इनकी जो पोइट्री है वो नेचर के ऊपर, है ना, एक इंडिविजुअल कॉमन पर्सन के ऊपर, इंडिविजुअल के इमोशंस के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, या फिर फंडामेंटली एक तरह से पोइटिक सेंसिबिलिटी के ऊपर, ऑल दिस थिंग्स कवर्ड अंडर हिज पोइट्री. देखो, बायोग्राफिकल स्केच समझ लेते हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन April 7, 1770. कॉकरमाउथ में वो पैदा हुए थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए इनको लेक पोइट्स भी कहा जाता है. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, हु अमंग दीज आर लेक पोइट्स. मैंने रोमांटिक लिटरेचर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, प्लीज डू चेक दैट आउट. उसमें 3 राइटर हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोमांटिक एज के ऑथर हैं. इनका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था,
है ना, इज इन दिस नेचुरल सेटिंग वेर ही लर्न सो मेनी थिंग्स, है ना, क्योंकि जब आप नेचर में रहते हो, जो आप जिस सोसाइटी में आप रहते हो, वो सोसाइटी आपकी थिंकिंग को सेव करता है, वो सोसाइटी आपके इंटेलेक्चुअल बीइंग को सेव करता है। आपको एक जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं आपके, या आपका जो एक पर्सनल इमोशंस होता है, आप उस जगह से बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाते हो, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। सो जब हम एक पोइट के बारे में बातें करें, जब एक नॉवल के बारे में, नॉवलिस्ट के बारे में बातें करें, किसी एक ऑथर के बारे में बातें करें, तो ऑथर जो है वो अपने सोसाइटी का ही प्रोडक्ट होता है, वो अपने एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ लिव्ड हिज होल लाइफ, ऑलमोस्ट हिज होल लाइफ इन नेचर। बचपन से लेके वो बड़े तक नेचर में रहे, इसलिए इनका नेचर से जो संबंध है वो सबसे ज्यादा है। नाउ देखो, जब हम रोमांटिक एज की बात करते हैं तो रोमांटिक एज का ये मतलब नहीं है कि रोमांस इज नेवर अबाउट रोमांटिक्स। रोमांटिक एज के ऑथर कभी रोमांस के बारे में बातें नहीं करते। दे ऑलवेज स्पीक अबाउट नेचर, दे ऑलवेज स्पीक अबाउट रनिंग अवे, है ना, रनिंग टुवर्ड्स नेचर। एंड सिंपल एक सेंटेंस में समझना है कि दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। एंड व्हाट वाज द रियलिटी? The reality was the industrial evolution. The reality was the industrial waste. जो industrial evolution था, उसका जो waste था, उससे environment को बहुत क्षति पहुंच रहा था। और जो poets थे ना, they could not feel free. So they wanted to escape from it. They wanted to escape from all these, modernistic living experiences. और वो चाहते थे कि नेचर में जाके नेचर को एक्सपीरियंस करें more and more. So they escaped from the reality. They went back to nature and they started, thinking about themselves. They started rethinking about the nature and the culture, nature and human perception, है ना, नेचर और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशन है वही रोमांटिक एज है। इनका जो एजुकेशन हुआ था, ही वेंट टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, लेकिन थोड़ी बहुत जानने की जरूरत है। अगर बीए पार्ट 1 या फिर आप पीजी के सिलेबस में, आप अगर पीजी में हो तो यू वुड बी एबल टू राइट हिज आंसर्स। जब अगर बायोग्राफिकल स्केचेस करके आपके क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हो, है ना। And then early travel and revolutionary ideas. After Cambridge, he traveled to revolutionary France. और उस समय फ्रांस में क्या चल रहा था? फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन था रोमांटिक्स के लिए। And then there was a loss of inheritance, experienced significant personal losses in early life, including the death of his parent and sister. उनके parent और sister का death बहुत early age में हो गया था। And inheritance in 1795 provided him with a smaller income. मतलब लास्ट में उनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। And then friendship with Coleridge. In 1795, he met Samuel Taylor Coleridge, a friendship that proved creatively transformative. Now, as I have mentioned, S.T. Coleridge was a very close friend of William Wordsworth, but they both split later on, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की जो थिंकिंग थी वो कॉमन मैन के लिए थी, कॉमन थिंकिंग थी, लेकिन एस.टी. कॉलेज वॉज अ फिलोसफर और ही वॉज एन एडिक्ट। और किस चीज का एडिक्ट था ये? ही वॉज एन ओपियम ईटर। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ओपियम ईटर, इसमें से कौन सा ऐसा पोएट, यूजीसी नेट ने पूछा है, आई थिंक 2020 या 21 में पूछा था कि हु अमंग, नहीं 21 में नहीं, सॉरी 23 में पूछा था कि इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसने जो ओपियम का सेवन करता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा एस.टी. कॉलेज। और बिकॉज ऑफ दैट, ड्यू टू विच एस.टी. कॉलेज जो है वो डॉर्थी को बहुत पसंद करते थे, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर को, बट बिकॉज ऑफ दैट उनकी शादी डॉर्थी के साथ नहीं हो पाई और बाद में जाके जो रिलेशन था विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ वो भी टूट गया। ठीक है, तो ये याद रखना, मे भी एग्जाम में पूछ देगा कि इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जो कि ओपियम का सेवन करते थे। देखो एक और राइटर थे, थॉमस डी क्विंची। थॉमस डी क्विंची का एक वर्क है द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, टाइटल दे देगा। तो दो ऐसे राइटर थे रोमांटिक एज में जो ओपियम का सेवन बहुत ज्यादा करते थे, एक थे एस.टी. कॉलेज और दूसरे थे हमारे थॉमस डी क्विंची। ठीक है, then publication of the lyrical ballad 1798 which marks the beginning of the romantic age. कहीं कहीं आप देखोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वहां से रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं देखोगे आप लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन से। बट सिंस वी आर स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सिंस वी आर कंसर्न विद ब्रिटिश लिटरेचर, तो हम लोग क्या करेंगे 1798 को मानेंगे ये बिगिनिंग था रोमांटिक एज का। मैं रोमांटिक एज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ इट। अगर आप नहीं देखे, आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो फ्रॉम देयर। ठीक है, तो लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के साथ ही मान लिया जाता है दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ या मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म।
एंड देन ही मूव टू डोवर कॉटेज, है ना, ही मूव टू डोवर कॉटेज, सॉरी डोव कॉटेज इन 1799 वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डॉर्थी सेटल्ड इन डोव कॉटेज इन द इन मतलब एक लेक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह था जहां पे वो मूव कर गए और वहां पे मोस्टली जितने भी इनके पोम्स है वो लिखी गई थी, है ना। एंड देन ही मैरिड टू मैरी हचिंसन इन 1802। ही हैड 5 चिल्ड्रन। उनकी जो सिस्टर डॉर्थी है लिव्ड विद देम थ्रू आउट देयर लाइफ्स। एंड देन ग्रोइंग फेम एंड रिकग्निशन, बाद में इनको फेम मिला, रिकग्निशन मिला, है ना। बाद में ही लॉस थॉमस एंड डोरा एंड देन ही बिकेम पोएट लॉरिएट अपॉइंटेड। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप जेकेपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 1843। डू रिमेंबर दैट दिस इज अ पोजीशन हेल्ड अंटिल हिज डेथ। उनके मरने तक ये पोजीशन उनको मिला हुआ था। तो ही बिकेम पोएट लॉरिएट इन 1843 एंड देन 1850 में डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850 में। क्लियर है, लेक डिस्ट्रिक्ट में ही वो मर गए थे और बरीड हुए थे ऑसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोमांटिक एज, है ना। तो वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है इट इज सेंट्रल, कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ वर्क इज अ सेंट्रल टू द रोमांटिक मोमेंट व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक एज, व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक मोमेंट स्पेशली इन ब्रिटेन, देन सेंट्रल फिगर जो है वो हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ ही है ना। तो रिएक्शन अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल, जो सबसे पहला लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट या जो सबसे पहली चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हाउ रोमांटिक या हाउ रोमांटिक लिटरेचर केम इन एग्जिस्टेंस। तो इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिज्म। मैं हमेशा कहता हूं आप जब भी किसी एज को पढ़ोगे तो आप हमेशा उसके कॉन्ट्राडिक्शन को पढ़ो, है ना। प्रीवियस एज के कॉन्ट्राडिक्शन में होगा अगला एज। अगर हम न्यू क्लासिकल की बात करेंगे तो न्यू क्लासिकल जो है वो रेनेसां के कॉन्ट्राडिक्शन में होगा। न्यू क्लासिकल के बाद रोमांटिक, रोमांटिक जो होगा वो न्यू क्लासिकल के कॉन्ट्राडिक्शन में होगा। एंड अगेन अलॉन्ग विद जब विक्टोरियन की बात करेंगे तो विक्टोरियन रोमांटिक के कॉन्ट्राडिक्शन में होगा, और विक्टोरियन के बाद मॉडर्न की बात करेंगे तो मॉडर्न के कॉन्ट्राडिक्शन में होगा, मतलब विक्टोरियन के कॉन्ट्राडिक्शन में मॉडर्न होगा, और मॉडर्न से जब पोस्ट मॉडर्न में जाएंगे तो मॉडर्निटी को कॉन्ट्रास्ट कर रहा होगा पोस्ट मॉडर्निज्म। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड लिटरेचर, दिस इज हाउ वी कम टू। देखो फिलॉसफी भी वही है, एक फिलॉसफर जो होता है वो दूसरे फिलॉसफी के या दूसरे फिलॉसफर को क्रिटिसाइज करता है, और ये क्रिटिज्म जो होता है ये नेगेटिव क्रिटिज्म नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्टिव होता है। इन कंस्ट्रक्टिव वे दे ट्राई टू कह सकते हैं कि डिफाइन things differently. Suppose if I say that what is life, है ना, या फिर what is human being, है ना, how do we came in existence, so all these metaphysical questions when we ask to ourselves, तो अलग अलग टाइप के फिलोसफर अलग अलग तरह की थिंकिंग देंगे। जैसे अगर इम्प्रेसिव फिलोसफर की बात करें तो इम्प्रेसिव फिलोसफर को की जो आइडियाज है वो होगी कि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू हम चीजों को जानते हैं। सो वट एवर नॉलेज वी हैव इज थ्रू आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस। तो एक फिलोसफर ने ये बोला, लेकिन बाद में रैशनल फिलोसफर आते हैं, रैशनलिस्ट आते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो माइंड और बॉडी की डुअलिटी है उससे समझते हैं हम चीजों को। अगर हमारा दिमाग सोच रहा है तो हम समझ रहे हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं। फिर बाद में कांट आते हैं, कांट जैसे फिलोसफर आते हैं जिसने दोनों को क्या किया, सिंथेसाइज कर दिया, है ना, जिसको डायलेक्टिक प्रिंसिपल कहते हैं। फिर अगर आगे वाले ऑथर को देखोगे तो कोई ऑथर नेचर के थ्रू इंसान को जोड़ता है, फिर आगे देखोगे तो कोई इंसान ऑन्टोलॉजिकली इंसान को समझने की कोशिश करता है। सो ये एक तरह से मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन में चल रहा होता है। तो जब तक आप कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करो, इसलिए देखोगे ना फिलॉसफी में जब हम डायलॉग की बात करते हैं तो वन डायलॉग वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। जैसे आप सोक्रेटिस को पढ़ोगे, डायलॉग की शुरुआत ही वहीं से हुई थी, जिसको बाद में जाके डायलेक्टिकल बोलना शुरू कर दिया, जिसके अंदर पहले होता है थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। थीसिस का मतलब है पहला प्रीपोजिशन, और एंटीथेसिस का मतलब है पहला प्रीपोजिशन के अपोजिट में कोई दूसरा प्रीपोजिशन रखा गया और उस दोनों को सिंथेसाइज करके एक राइट आंसर निकलता है। फिर उससे फिर थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस बनता है। दिस इज हाउ we come to know about ourselves, या फिर हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, which means कि जो नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, जिसको हमने बोला डायलेक्टिक प्रिंसिपल। तो इसी तरीके से इसी तरीके से हम चीजों को समझते हैं। जैसे बाइनरी प्रिंसिपल भी है, जिसमें कि हमने बोला ब्लैक इज ब्लैक बिकॉज इट इज नॉट व्हाइट। व्हाइट की जो प्रॉपर्टी है वो ब्लैक के अंदर नहीं है, इसलिए हम ब्लैक को समझ पाते हैं। इफ यू रिमूव व्हाइट देन वी कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट ब्लैक इज। ब्लैक कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड थ्रू व्हाइट, है ना, समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आप कॉन्ट्रास्ट में चीजों को नहीं रखोगे तब तक यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो वही है पूरा का पूरा एज।
तो रोमांटिक एज जो था वो रिएक्शन था न्यू क्लासिकल एज के थ्रू। तो रोमांटिक जो थे दे रिजेक्टेड ऑगस्टन एम्फेसिस ऑन रीजन, ऑर्डर, विट एंड क्लासिकल रिस्ट्रेंट, विच मीन्स ये जो रीजन है उसको उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, रीजन ओवर इमोशंस हो गए यहां पे। एक मिनट, यहां रीजन की जगह पे इमोशन आ गया, ऑर्डर की जगह पे क्योस कह ले, या क्योस नहीं भी कहें तो नेचर आ गया, नेचर क्योटिक होता है ना। विट की जगह पे यहां भी इमोशंस हो गया, इंटेलिजेंस आ गया। क्लासिकल रिएस्टेंट, क्लासिकल तो थे थोड़े बहुत थे, है ना, मतलब इमोशन, इमेजिनेशन और इंडिविजुअल और सबलाइम के बारे में लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया, विच मीन्स कि इंडिविजुअल क्या चाहता है ना, उसके बारे में बातें होना शुरू हो गया। एंड देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि इवेंट था जो कि रोमांटिक्स को इंस्पायर किया था। इसलिए कह सकते हैं इनिशियली अ सोर्स फॉर इमेंस होप एंड इंस्पिरेशन फॉर वर्ड्सवर्थ एंड मेनी रोमांटिक्स। ठीक है, जो लिबर्टी की बात करता है, ह्यूमन पोटेंशियल की बात करता है ना। एंड देन देयर वाज अ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अगेन जैसा मैंने बोला, दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, द रियलिटी वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम इट। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, अर्बनाइजेशन था, डिसलोकेशन था, ये इनको पसंद नहीं था, ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस थे ये इन लोगों को पसंद नहीं था। सो दैट्स व्हाई दे आइडियलाइज्ड नेचर एंड दे फाउंड रिफ्यूज इन द सोशल एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ नेचर। ठीक है, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ रूरल लाइफ, मतलब ट्रेडिशनल रूरल लाइफ में वो लोग विश्वास रखते थे। एंड देन देयर इज एन एम्फेसिस ऑन नेचर व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी, ये सारी की सारी चीजें, मोरल गाइडेंस नेचर को समझते थे ये लोग, है ना। एंड देन इंडिविजुअल एंड इमोशन, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस था, एक इंडिविजुअल के पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस था, उसके पर्सनल फीलिंग के ऊपर फोकस था, है ना, और उसके कॉन्शियसनेस के बारे में, विच मीन्स की जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला रोमांटिक एज में। तो रोमांटिक एज यही है, रोमांटिक एज इज नॉट अबाउट रोमांस, इट इज ऑल अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इट इज ऑल अबाउट पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल डिजायर्स, पर्सनल कॉन्शियसनेस, है ना, सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑल दीज थिंग्स। And then child and the common person, the child and the common person. So romantics often celebrated the innocence, इनोसेंस को, जैसा विलियम ब्लेक को पढ़ोगे वैसे ब्लेक वॉज अ ट्रांजिशनल राइटर, लेकिन ब्लेक को जो पढ़ोगे उसके अंदर भी रोमांटिक एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, है ना। और इनोसेंस के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, जैसे टिंटन एबे ही पढ़ोगे विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो उसमें देखोगे अपनी सिस्टर डॉर्थी को वो बता रहे होते हैं कि वॉट ही फेल्ट 5 years ago, और अब वो क्या फील कर रहे हैं। तो दो समय के बीच का ट्रांजिशन जो हुआ था, जो उनकी पर्सनल फीलिंग, पर्सनल ग्रोथ को इंस्पायर किया था, उसके बारे में वो बातें करते हैं, है ना। फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे एक पोम है, लिरिकल बैलेंस का सबसे लास्ट पोम है। एंड देन दे वर्कड ऑन इमेजिनेशन, है ना, दे एलिवेटेड अ सुप्रीम फैकल्टी, है ना, माइंड की जो सुप्रीम फैकल्टी है उसको उन्होंने मतलब इंस्पायर किया, मतलब रोमांटिक्स ने आगे बढ़ाया। फिर सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, सबलाइम जिसके मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सबलाइम का मतलब होता है ऑ एंड टेरर एक ही साथ, ये दोनों फीलिंग एक ही साथ जब आती है उसको सबलाइम कहते हैं। तो ओ इंस्पायरिंग, समथिंग टेरिफाइंग, ग्रैंड्योर जिसको मैंने बोला, है ना। एंड दे स्पीक अबाउट ब्यूटीफुल विच इज हार्मनी एंड ऑर्डर के बारे में। एंड देन इन्फ्लुएंस ऑफ द जर्मन आइडियलिज्म, थोड़े बहुत जर्मन आइडियलिज्म जैसे कांट, शिलिंग, इन सबसे इंस्पायर्ड थे। और रोमांटिक्स तो बहुत ही ज्यादा जर्मन फिलोसफी को पढ़ते थे, खासकर कांट को और शिलिंग को, है ना। Now let's look at the literary analysis of the Wordsworth as a poet. तो वर्ड्सवर्थ ने इंग्लिश पोइट्री के अंदर बहुत सारे इनोवेशंस किए। जैसे पोइट्री उन्होंने बोला था, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, विच मीन्स, ये बहुत ही फेमस लाइन है इनके प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस का, जो कि एक तरह से पोइट्री के बारे में, पोइट्री के डीप इमोशंस के बारे में बताता है। तो देखो सिंपल इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पोइट्री अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग का, विच मीन्स वेन एवर सम पावरफुल फीलिंग्स कम्स विद इन, मतलब हमारे अंदर जब सपोज मान के चलो आप किसी पहाड़ी इलाके में गए, सपोज आप माउंटेन में गए, है ना, हिमालयन टेरेन में गए, तो जब आपने बहुत सुंदर लेक को देखा तो अचानक से आपके अंदर एक डिफरेंट टाइप के इमोशंस निकलेंगे, एंड दैट इमोशन एक्चुअली इंस्पायर्स यू। और ये जो कंटिन्यूअस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन है, ये जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ योर इमोशन है, उसी इमोशन को जब आप रिकलेक्ट करते हो,
ट्रिंक्वालिटी में, जब आप आराम से जब अकेले रूम में बैठे रहते हो और जब उस थॉट को रिकलेक्ट करते हो एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट, दैट इज व्हाट पोइट्री इज अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी यही करते थे। एक बार अपनी सिस्टर डॉर्थी के साथ वो जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे डेफोडिल्स को देखा। डेफोडिल्स इज अ काइंड ऑफ फ्लावर। उस फ्लावर को उसने घाटी में देखा। फिर जब वो रिटर्न होके घर आते हैं तो ही रिकलेक्ट्स दोज मेमोरीज, है ना। रिकलेक्ट करना मतलब दोबारा से उस सिनेरियो को सोचना, उस सिनेरियो को रिकलेक्ट करना और ट्रैंक्विलिटी में, मतलब आराम से। एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द डेफोडिल्स। तो आप डेफोडिल्स आई थिंक 9th या 10th के सिलेबस में पढ़ोगे, है ना, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। देखो आप ये पढ़ लेना, डेफोडिल्स जो पोम है ना, डेफोडिल्स, ये पोम पढ़ लेना, क्योंकि ये पोम बहुत सारे हाई स्कूल के सिलेबस में है, तो मे बी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ पे डेफोडिल्स से। तो डेफोडिल्स भी एक तरह से एक्सप्लेनेशन, मतलब कह सकते हैं डेफोडिल्स के थ्रू वी कैन एक्सप्लेन वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो कहना था कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, तो यहीं पे ओवरफ्लो होता है इमोशंस का और वो रिकलेक्ट करके उसको एज अ पोइट्री लिखी जाती है। एंड देन इमोशन ऑफ नेचर, एलिवेशन ऑफ नेचर, ही ट्रांसफॉर्म द डिपिक्शन ऑफ नेचर फ्रॉम द मियर बैकग्राउंड एंड कन्वेंशनल सिनेरियो इनटू सेंट्रल एनिमेट फोर्सेस। सिंपल समझो कि नेचर को उसने एज अ टीचर माना, एज अ मोरल गाइड माना, ठीक है, और सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल कम्युनियन माना, विच मीन्स कि नेचर फॉर हिम was a guidance, was a leader, was a teacher, है ना। and then he used common language, है ना, और common subject, जैसे एक तरह से कह सकते थे रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। उसने बोला कि मेरी जो पोइट्री है ना, इट डील्स विद द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, विच मीन्स आई राइट पोइट्री फॉर अ कॉमन मैन। एक कॉमन मैन जिस तरह की पोइट्री बोलता है, एक कॉमन मैन जिस तरह की चीजें मंडेन लाइफ में बोलता है, उस चीज को हमने पोइट्री के अंदर इनकैप्सुलेट किया, है ना, उस पोइट्री के अंदर डाला। तो कह सकते हैं जैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो गए, सिचुएशंस हो गए कॉमन लाइफ से, वहां से उठा के इन्होंने पोइट्री लिखी। जैसे आप एक पोएम पढ़ोगे, सॉलिटरी रिपर, सॉलिटरी रिपर, ये भी पोएम पढ़ लेना। सॉलिटरी रिपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिटरी रिपर में क्या होता है ना, कि एक लड़की रिप कर रही होती है अपने खेतों में और वो गुनगुना रही होती है। तो ये एक मंडेन लाइफ में देखोगे आप, जब गांव में किसी भी गांव में जाओगे तो खासकर जब गेहूं की कटाई होती है तो उसमें देखोगे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, वो गेहूं काटते काटते, रिप करते करते गाना भी गाते हैं ना, गुनगुनाते हैं। तो उसको उसने कैच किया, उस फीलिंग को उसने कैच किया और उस चीज को लिख दिया, है ना। फिर द चाइल्ड एज अ सोर्स ऑफ विजडम, और उनके अनुसार चाइल्ड जो था वो सोर्स ऑफ विजडम होता है ना। चाइल्डहुड जो है वो प्योरर फॉर्म है, क्लोजर टू नेचर है ना। पास एक तरह से कह सकते हैं कि पोजेसिंग द इनेट स्पिरिचुअल इनसाइट, जो कि एडल्ट के अंदर नहीं मिलता। जैसे आप टिंटन एबे में पढ़ोगे, 5 साल पहले क्या फील करते थे, 5 साल के बाद क्या डिफरेंस आ गए, है ना। देन देयर इज अ साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड इनर लैंडस्केप, मतलब इट डील्स विथ कॉन्शियसनेस, इंटरप्ले बिटवीन मेमोरी, इमोशंस एंड परसेप्शन, है ना, हाउ वी सी थिंग्स। एंड देन द सब्लाइम एंड द पेस्टोरल। पेस्टोरल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पेस्टोरल लैंडस्केप, है ना, जैसे आबादी हो गया, पहाड़ के ऊपर से जब आप देखोगे, जैसे टिंटन एबे में ही जब वो पहाड़ के ऊपर से देखते हैं तो चारों तरफ फॉग फॉग आप उनको दिखता है ना, चिमनी से धुएं निकल रहे होते हैं। तो वो जो फीलिंग है, वो जो पेस्टोरल कह सकते हैं कि लैंडस्केप उनके नजर में बनता है। सो ऑल दिस थिंग्स इंस्पायर रोमांटिक पोएट्स। एंड देन देयर इज ए एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन, इमोशन के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में, है ना। एक तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव होता है इनके लिए इमेजिनेशन एंड इमोशन। एंड देन देयर इज अ ब्लैंक वर्स मास्टरी। इन सारे राइटर के अंदर आप देखोगे मोस्टली ब्लैंक वर्स में पोइट्री लिखी गई है। जैसे द प्रिल्यूड अगर पढ़ोगे, इट इज रिटन इन, या फिर एक तरह से ब्लैंक वर्स में मास्टरी इन्होंने किया था। देन फिलोसॉफिकल डेप्थ, आपको एक प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा इनकी पोइट्री के अंदर। उसके बाद इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे राइटर्स को, बहुत सारे पोएट्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, खासकर रोमांटिक्स को और लेट विक्टोरियंस को। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स को समझ लेते हैं जहां से एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला जो उनका अर्लियर वर्क है, एन इवनिंग वॉक। बस आपको टाइटल याद रखना है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर मोर देन दैट, क्योंकि ही लिव्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट, मतलब लेक साइड में रहते थे। तो वहां से जो भी इंस्पिरेशन उन्होंने देखा, जो भी डिस्क्रिप्टिव इंस्पिरेशन देखा, उन्होंने लिखा इस वर्क के अंदर, एन इवनिंग वॉक। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। अगेन उसी एल्प में, एल्प का मतलब होता है माउंटेन्स में, उस माउंटेन में जो भी उन्होंने देखा, है ना, और खासकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो भी इंस्पायर्ड हुए, है ना, उसके बारे में है। तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द टाइटल, दैट्स इट। सेल्सबरी प्लेन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट पोम। एंड द ब्रॉडर्स, दीज 4 वर्क्स
नीड नॉट टू बी रिमेंबर्ड, मतलब आप नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा, बट सिर्फ टाइटल याद रखना है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, है ना। सेल्सबरी प्लेन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इसके बियॉन्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड देन कम्स द लिरिकल बैलेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। यहां से आपको एकदम लिखना, रट लेना है। पहला पब्लिकेशन हुआ था 1798 में, जो कि एसटी कॉलेज के साथ हुआ था, एसटी कॉलेज के साथ हुआ था। एंड देन 1800 में दूसरा पब्लिकेशन होता है, 1800 में दूसरा पब्लिकेशन होता है जिसमें कि प्रीफेस ऐड होता है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस। एंड देन 1802 में तीसरा पब्लिकेशन होता है, बट दो ही पब्लिकेशन आपको याद रखना है। 1798 which is also considered to be the beginning of romantic age, और 1800 प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस, जिसमें प्रीफेस ऐड की गई थी। ठीक है, वही 1708 में को ऑथर विद एसटी कॉलेज, जो मैंने एक्सप्लेन किया। क्रूशियल इंपॉर्टेंट कलेक्शन है इनका, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पोम्स है। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। द टेबल्स टर्न्ड, है ना। एक्सपोशुलेशन एंड रिप्ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये टाइटल याद रख लेना बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। VVI, लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, विच इज अ वेरी क्रूशियल पोम। और ये यूजी के सेमेस्टर में मुझे लगता है, यूजी पीजी के सेमेस्टर में अदर यूनिवर्सिटीज में दिए हुए हैं। दिस इज अ लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक दैट रिफ्लेक्ट द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ नेचर एंड मेमोरी। नेचर और मेमोरी के जो ट्रांसफॉर्मिंग पावर है उसके बारे में। तो नाम से पता है, लाइन कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। टिंटन एबे इज अ प्लेस, जैसे आप मसूरी जाओगे, जैसे आप शिमला जाओगे, तो एक ऊपर, जैसे सपोज सबसे अच्छा चीज, जैसे आप देहरादून से ऊपर मसूरी में गए, तो मसूरी से जब नीचे देहरादून देखते हो तो बिल्कुल वही फीलिंग है कि मसूरी के ऊपर हो आप। और देखो इसके अंदर एक पेड़ भी होता है, सिकमोरा ट्री, जिस सिकमोरा ट्री के सामने नीचे वो खड़े होते हैं अपनी सिस्टर के साथ, और वो देख रहे होते हैं उस प्लेन को देख रहे होते हैं, है ना। वो पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को देख रहे होते हैं, माउंटेन एरिया को देख रहे हैं, माउंटेन घर को देख रहे होते हैं। और वो इमेजिन करते हैं, जैसे आप दार्जिलिंग जाओगे तो दार्जिलिंग में भी जब ऊपर आप वैली के सबसे ऊपर होके नीचे की वादियों को देखोगे, है ना, तो वो जो फीलिंग्स आता है वो उन्होंने इसमें लिखा है। और नेचर के साथ, नेचर और मेमोरी, क्योंकि ये 5 साल पहले ऑलरेडी आ चुके थे, एंड देन अगेन ही केम बैक, ही रिटर्न देयर, एंड वॉट एवर द डिफरेंसेस वेयर, जो उन्होंने पास्ट में फील किया और जो प्रेजेंट में फील कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम हो जाता है, आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, सॉरी यूपीएससी में मुझे नहीं पता है कि नहीं, जेकेपीएससी के लिए अगर कर रहे हो आप, तो आप रट लेना, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। ठीक है, लाइन बाय लाइन तो जरूर पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लाइन बाय लाइन पढ़ना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो सिंपल है, जितने भी लेक्चरशिप के एग्जाम्स होते हैं ना, वो आपके पीजी तक के सिलेबस को कवर करता है। अगर आप +2 की तैयारी कर रहे हो तो पीजी के सिलेबस को आपको पढ़ना है। तो पीजी के सिलेबस में मोस्टली यूनिवर्सिटी में जो भी पीजी के सिलेबस होते हैं, जो भी पीजी में पोइट्री होता है, वहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू विलियम शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं, उसके कुछ कुछ वर्क्स पीजी के सिलेबस में है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। जैसे मैंने बोला, लाइन कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, विच इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोम, जिसके अंदर वो एक्सप्रेस करते हैं अपने पर्सनल डिजायर को, अपनी पर्सनल मेमोरी को, और नेचर के साथ किस तरह से हाउ ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज चाइल्डहुड, है ना, उसके बारे में बातें करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पोम। नेक्स्ट है VR7, बट टाइटल याद रखना है। द इडियट बॉय, बस टाइटल याद रखना है। नेक्स्ट VVI है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस, विच इज अगेन अ वेरी क्रूशियल, जो कि 1800 में, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, 1800 में पब्लिश हुआ था। इन लार्ज किया गया था 1802 में, उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 1798 और 1800 याद रखने की जरूरत है। दिस इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंग्लिश रोमांटिस, सॉरी आई थिंक आई नीड टू ड्रिंक वाटर, एनीवे पानी तो है नहीं। तो देखो, दिस वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ, या मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला था, पोइट्री शुड बी द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग अराइजिंग फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एंड ही ऑल्सो आर्ग्यूज फॉर यूजिंग द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। ये सब याद रख लेना, आप रट लेना कि इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस, वर्ड्सवर्थ टेल्स अस, या वर्ड्सवर्थ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए किसी भी पोइट्री का, वो लैंग्वेज एक कॉमन मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए, फॉर अ कॉमन मैन। अ पोइट्री शुड बी रिटन फॉर द कॉमन मैन, फॉर द कॉमन पीपल, ठीक है, इन अ कॉमन लैंग्वेज, ताकि उसको आसानी से समझ आए। इसलिए इनकी जो पोम्स है ना, वो मोस्टली इजी पोम्स हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन को, जो कि हमें न्यू क्लासिकल में मिलता है। ही थॉट दैट
एवरीथिंग इन पोइट्री स्पेशली दैट बिलोंग्स टू न्यू क्लासिकल एज इज आर्टिफिशियल, है ना. दे यूज आर्टिफिशियल स्टाइल, दे यूज आर्टिफिशियल डिक्शन, है ना. ग्रैंड क्लासिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉमन मैन उसको क्या समझेगा, है ना. एंड देन लिरिकल बैलेंस एंड अदर पोम्स सेकेंड एडिशन, जिसमें कि लूसी पोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको टाइटल याद रखना है, हु रोट लूसी पोम्स, बस इतना याद रखना है. तो लूसी पोम्स किसने लिखा था? लूसी पोम ने विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था. जैसे स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन वेज. यहाँ से लाइंस कभी कभी मैंने देखा एग्जाम में पूछते हुए, है ना. 3 years सी ग्रू अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन. ये मतलब उनका एग्जाम्पल है पोम के अंदर, लूसी पोम्स. आपको याद रखना है कि लूसी वॉज एन इमेजिनरी कैरेक्टर. वी डोंट नो हु लूसी वॉज, ही नेवर डिस्कस्ड अबाउट लूसी, बट लूसी पोम्स इनका इमेजिनेशन है. लूसी को इमेजिनरी गर्ल थी, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने एक तरह से म्यूज की तरह, जिससे इंस्पायर होकर इन्होंने पोइट्री लिखी. तो बस आपको याद रखना है कि लूसी पोम्स इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. दैट्स इट. नेक्स्ट, माइकल अ पैस्टोरल पोम. याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस लूसी पोम आप याद रखना. एंड देन रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, लीच गैदरर जैसे उसमें इंपॉर्टेंट पोम्स है. ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको. यहाँ से क्वेश्चंस शायद ही पूछेंगे, आज तक मैंने नहीं देखा किसी यूनिवर्सिटी में पूछते हुए, लेकिन आपको याद रखना ये वाला, लिरिकल बैलेंस में लूसी पोम्स वीवीआई. बस नेक्स्ट चलते हैं. मेजर फिलोसॉफिकल एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लेट 1805 के बाद के पब्लिकेशन. ये आपको टाइटल याद रखना है, इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो कि बहुत ही क्रूशियल पोम है ना. इसको आप एक बार पोम को जरूर पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ लेना, और इसकी एक बार समरी देख लेना लाइन बाय लाइन. अगेन आई एम सेइंग, आपको सिर्फ समरी नहीं देखना है यूट्यूब पे जाके, ये नहीं कि समराइज कर लेना, है ना. 5 मिनट के 10 मिनट के समरी देख लेना. आई एम टेलिंग यू, ये जो यूट्यूब पे 5-10 मिनट की जो समरीज होते हैं ना, दीज आर वेरी डेंजरस. बिलीव मी, इवन यू फील दैट यू हैव रेड द पोम, यू हैव नॉट रेड द पोम. अगर क्वेश्चंस का भी आप बना ही नहीं सकते, सॉल्व कर ही नहीं सकते. नॉवेल की समरी, पोइट्री की समरी, दीज आर वेरी डेंजरस थिंग जो हम इंटरनेट पे देखते हैं आजकल, है ना. 5 मिनट में 2 मिनट में आपको समराइज करके दे देगा. तो बिलीव मी, एक भी क्वेश्चन वहां से, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, आई नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आस्क स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें कोई डेप्थ नहीं होता है. आप एक समराइज कर दे रहे हो एक पोइट्री का, उससे आप पोइट्री की मीनिंग नहीं समझ पाओगे. एक पोइट्री की एक लाइन एक बुक के बराबर होता है. तो मैं हमेशा कहता हूँ, अब किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको पोइट्री, खासकर पोइट्री, व्हेन इट कम्स टू पोइट्री, तो पोइट्री के लिए आपको स्पेशली सोचना है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है. बहुत समय नहीं लगता पोइट्री को पढ़ने में, बट यू हैव टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन पोइट्री. आई नो पोइट्री इज डिफिकल्ट, आई नो पोइट्री एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग आउट ऑफ पोइट्री इज वेरी डिफिकल्ट, बट इन ऑर्डर टू बी अ प्रोफेसर, इन ऑर्डर टू बिकम समथिंग, है ना, स्पेशली इन लिटरेचर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, है ना. यूजीसी के लिए मान लिया कि चलो नॉवेल की समरी पढ़ ली है, लेकिन 100 नॉवेल्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल से, उसके कैरेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, उसके इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ने पड़ेंगे. वहां स्मार्ट वर्क काम होता है. लेकिन जब पोइट्री के सेक्शन की बात आती है ना, तो पोइट्री आपको भाई साहब लाइन बाय लाइन पढ़नी ही पड़ेगी. If you won't read line by line poems, then it's going to be very difficult for you to answer any question from poetry section. क्योंकि poetry के sentence के बीच में, लाइन के बीच से questions आते हैं, and they will ask you what kind of literary devices इस poetry के अंदर हैं, है ना. इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे. आजकल तो मेटाफोरिकल क्वेश्चंस आते हैं, एक्सटेंडेड मेटाफर टाइप का क्वेश्चंस आएंगे. आपको पूरे के पूरे पोएम्स को खुद से पढ़ना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द पोएम, एंड देन दे विल आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. जैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना आजकल, जिसको पैसेजेस कहते हैं. तो हर यूनिवर्सिटी, अब तो मुझे नहीं पता कि JKPSC में पैसेज से मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, लेकिन नेट में आता है. बट नेट में जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, उसी तरीके से सारे PCS के एग्जाम फॉलो करते हैं. तो अगर पैसेज नेट में देखोगे, 2-3 पैसेज पूछे गए हैं, तो एक पैसेज जरूर आपके पोइट्री सेक्शन से होता है. अगर आप पोइट्री नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ना जानते हो, नहीं समझ पाते हो, तो आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है. एंड यू ओनली बिकम बेटर इन लिटरेचर, या फिर तभी आप अच्छे बन पाओगे एक पोइट्री में, एक लिटरेचर के अंदर एक अच्छे प्रोफेसर बन पाओगे, एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे, जब आप पोइट्री को पढ़ोगे. तभी तो बोला गया पोइट्री इज द, क्या बोला गया है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर. पोइट्री को सबसे हाईएस्ट फॉर्म माना गया लिटरेचर के अंदर.
सिंस आई एम ऑल्सो पोइट, मुझे भी ऐसा फील होता है. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज रॉन्ग, ऑल दिस आर रॉन्ग. इट्स ट्रू, क्योंकि पोइट्री हैज टू मेनी डेप्थ्स. आप एलियट को पढ़ो ना, आप एलियट को, आई एम टेलिंग यू, एलियट इतना आसान नहीं है पढ़ना, एलियट को इंटरप्रेट करना इतना आसान नहीं है. अब खैर आज के ज़माने में बहुत सारे लेक्चर्स आ गए इंटरनेट पे, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने उसके ऊपर लेक्चर दे दिया है. बट इनिशियली अगर कोई राइटर या इनिशियली एक कोई इंडिविजुअल जो कि लिटरेचर को उतना ज़्यादा डेप्थ से नहीं जानता है, वो एलिट को नहीं समझ पाएगा. एंड आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ. एलियट जैसे या मॉडर्न जितनी भी पोइट्री है, थोड़ी डिफिकल्ट लिखे गए थे, क्योंकि उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डेप्थ था. तो वो डेप्थ तभी आएगा जब आप पढ़ोगे. बिना पढ़े आप सोचोगे सब कुछ इजी इजी मिल जाए, है ना. जैसे नहीं होता, खिचड़ी बनाते हैं हम लोग, चावल डाल दिया, दाल डाल दिया, पानी डाल दिया, है ना, उसके अंदर क्या कहते हैं, कुछ और मटेरियल्स डाल दिए और फिर 2 सीटी लगा और खा लिए निकाल के. दैट इज नॉट व्हाट लिटरेचर इज, दैट इज नॉट व्हाट फिलोसफी इज, दैट इज नॉट व्हाट पोइट्री इज. आपको पढ़नी पड़ेगी. देन प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ये भी पूछेगा आपके, देखो पीजी के सिलेबस में मैं लिख के बता रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. दिस इज ऑल्सो क्रूशियल पोम, जहाँ पे वर्ड्सवर्थ, है ना, क्लोजल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत क्लोजली ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, विच इज अ बिग पोम रिटन इन अ ब्लैंक वर्स, जो कि कह सकते क्रोनिकलिंग, मतलब सिर्फ क्रोनोलॉजिकल कह लो या डेवलपमेंट है इनके इमेजिनेशन का, इनके चाइल्डहुड का, इनकी मेच्योरिटी का, है ना. चाइल्डहुड से मेच्योरिटी, जैसे जैसे मेच्योर हो जाते हैं वैसे वैसे इन वर्क के अंदर लिखा है. तो आप इसके भी प्रिल्यूड का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो पढ़ लेना आप बस. इसके बियॉन्ड आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेगा यहाँ से, लेकिन जरूर पढ़ लेना आप लाइन बाय लाइन. मैं इसलिए सबको बता रहा हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट पोम्स हैं. एंड देन पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जिसमें कि ये पोम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th के सिलेबस में बिहार में है, बिहार बोर्ड में 9th के सिलेबस में. आई डोंट नो, जम्मू कश्मीर का मैंने सिलेबस नहीं देखा है, क्योंकि बिहार बोर्ड भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है. थोड़े बहुत ट्विस्ट हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है. तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी उतना ही पावर है जितना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है. तो स्टेट जो होती है वो अपने अनुसार थोड़े बहुत सिलेबस में चेंजेस लाते हैं. कभी कभी तो बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, क्योंकि स्टेट के पास भी उतना ही पावर है एजुकेशन को सुधारने का या एजुकेशन को बदलने का अपने स्टेट के अंदर. ठीक है. तो ये जो पोम है, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, विच इज ऑल्सो नोन एज डेफोडिल्स, जिसके बारे में बातें कर रहा था, विच इज अ वेरी क्रूशियल पोम, एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है. सॉलिटरी रिपर, अभी मैंने बात की सॉलिटरी रिपर, जो कि सेलिब्रेट करता है इंचेंटिंग सॉन्ग ऑफ ए स्कॉटिश हाईलैंड गर्ल. हाईलैंड मतलब वही लड़की जो खेत में काम करती है ना, वो अपने अपने सॉलिट्यूड को मतलब इंजॉय करती है. एक तरह से ट्रांसेंड लैंग्वेज है उस समय का. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कह सकते हैं आर्टिस्टिक पोम कह रहा हूं मैं, पोइट्री की तरह ही है, लेकिन हाँ. ठीक है, सॉलिटरी रिपर, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना लाइन बाय लाइन. लंदन 1802, बस आपको टाइटल याद रखना है, नथिंग मोर. इसके अंदर ही इन्वोकिंग जॉन मिल्टन टू रिटर्न टू द रिस्टोर्ड वर्च्यू, बस इससे बियॉन्ड नहीं. तो इसको पढ़ लेना एक लाइन, इसके बियॉन्ड नहीं पूछेगा. द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, अगेन दिस इज वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन, मतलब वीवीआई पोम. द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, तो इसको भी आप लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ लेना. देखो मैं जितने भी पोम्स कह रहा हूँ उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, एक दिन आपको लगेगा एक पोइट को पढ़ने में. अभी हमारे पास फिर भी 1.5 महीने हैं, 1.5 महीने के अंदर आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से आपका वो हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा. इसको बस टाइटल याद रखना है, द एक्सक्यूशन विच वॉज पब्लिश इन 1814. ठीक है, विच इज अ लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोम, जो कि 9 बुक में है. ज्यादा याद नहीं रखने की जरूरत है, बस इतना याद रखने की जरूरत है. विच इज ऑल्सो नेवर कंप्लीटेड. रिक्ल्यूज करके एक वर्क था जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको. प्रोज है. लेटर वर्क, पोम सिंगुलर लिरिकल बैलेंस, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. पीटर बेल नहीं. एक्लेस्टिकल सोनेट्स, मेमोरीज ऑफ टूर इन स्कॉटलैंड. बाद में क्या, अगर देखो आप नेट की तैयारी कर रहे हो ना, बस टाइटल याद रख लेना, ये सारे के सारे, एंड नथिंग मोर देन दैट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसके बियॉन्ड आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे. एंड आई एम गिविंग यू माय फुल कॉन्फिडेंट के साथ मैं बता रहा हूँ. अगर मैंने जिस पोम को हाईलाइट किया है, आप उसकी लाइन बाय लाइन जरूर एक बार पढ़ लेना, एक नहीं 2-3 बार पढ़ लेना, है ना. उसको समराइज कर लेना, उस हिसाब से समराइज करना लाइन बाय लाइन. फिर मुझे नहीं लगता कि आप वर्ड्सवर्थ से एक भी क्वेश्चन मिस करोगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे. क्लियर है.